हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसे कि आपको पता है DSSB TGT नेचुरल साइंस के लिए बायोलॉजी के क्वेश्चंस का प्रीवियस ईयर सीरीज़ मैं आपको करा रही हूँ, जिसमें से मैं आपको एक 2018 का पेपर सॉल्व करा चुकी हूँ और एक 2021 का पेपर सॉल्व करा चुकी हूँ। आज हम 2021 का एक और पेपर सॉल्व करेंगे। तो आपको पता है आपके बायोलॉजी के पोर्शन में है ना, कुछ 35 से लेके 38 क्वेश्चन तक आते हैं। ठीक है, मोस्टली मान के चलिए 40 नंबर का आपका जो वेटेज होता है वो बायोलॉजी के पोर्शन का होता है। ठीक है, तो आज हमारा 2021 का एक पेपर हम सॉल्व करेंगे। तो आज जो हम पेपर सॉल्व करेंगे वो DSSB TGT नेचुरल साइंस का 26 तारीख को जो आपका पेपर हुआ था, फीमेल की जो शिफ्ट थी वो करेंगे। तो आपको सबसे पहला क्वेश्चन उन्होंने दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ बायोमास एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। यानी कि अगर आप बायोमास को सोर्स की तरह यूज कर रहे हो, एनर्जी सोर्स की तरह इस्तेमाल कर रहे हो, तो बायोमास सोर्स होते क्या हैं। तो अगर है ना, प्लांट्स एंड एनिमल से मिलके आपका फ्यूल बना हुआ है, उससे आपने फ्यूल बनाया है। ठीक है, जो आपके काउ डंग होते हैं, आपके जो वुड होते हैं, वो किसके एग्जाम्पल है? आपके बायोमास के एग्जाम्पल है। तो इस कौन सा उसका एक लिमिटेशन नहीं है, ये एक लिमिटेशन नहीं है। बायोफ्यूल इज नॉट एज एनर्जी एफिशिएंट एज पेट्रोल। If the biomass is directly burnt, it may contribute to global warming and increase emission, causing environmental pollution. The main ingredient of biofuel, ammonia, is harmful to the environment. Biomass is a relatively expensive source for generating energy, both in terms of producing the biomass and converting it to ethanol. तो देखो, अगर आपको लिमिटेशन देखनी है, यानी कि बाकी सब तो कमियां हैं, लेकिन ये एक बात जो है ये कमी नहीं है। ठीक है, तो बायोफ्यूल जो होता है ना, वो इतने एनर्जी एफिशिएंट नहीं होते जितना एनर्जी एफिशिएंट पेट्रोल होता है। तो ये तो इसके लिए लिमिटेशन की तरह काम करता है कि इसमें इतनी एनर्जी एफिशिएंसी नहीं है जितनी अच्छी पेट्रोल की एफिशिएंसी है। तो ये तो हमारा सही हो गया, यानी कि लिमिटेशन है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। बायोमास को जब आप डायरेक्टली बर्न करते हो तो बहुत सारा धुआं निकलता है, तो जिससे है ना आपका ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है, आपके जो पोल्यूशन लेवल है एयर में वो इंक्रीज होता है। तो ये भी इसका लिमिटेशन है। उसके अलावा है ना, एक्सपेंसिव तो है, क्योंकि पहले आपको बायोमास को कन्वर्ट करना है फ्यूल में, फिर उसे आपको कन्वर्ट करना है बहुत ही एफिशिएंट फॉर्म में। तो ये भी लिमिटेशन है। लेकिन जो मेन इंग्रेडिएंट होता है बायो फ्यूल का, वो हार्मफुल होता है हमारे एनवायरनमेंट को। तो ये तो सच बात है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ जनरेशन ऑफ विंड एनर्जी। जब आप विंड एनर्जी की मदद से एनर्जी जनरेट कर रहे हो, तो उसमें से कौन सी इसकी एक कमी नहीं है, नॉट अ लिमिटेशन। दे आर हजार्डियस फॉर वाइल्ड लाइफ। Windmills are always unsightly and damage the scenic beauty. Wind power is not available all the time. Wind farm can be noisy. तो देखो, जहाँ पे भी आपने विंड फार्म लगाया होगा ना, वहाँ पर जितनी भी वाइल्ड लाइफ रहती है उनको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, उनकी जो लाइफ है वो डेंजर में पड़ जाती है। क्योंकि जो हमारे विंड मिल है, जब वो घूमते हैं तो वो किसी ना किसी एनिमल को भी नुकसान पहुंचा देते हैं बहुत बार। ठीक है, तो ये तो इसका लिमिटेशन है। विंड फार्म जो होते हैं वहां से बहुत आवाज भी आ रही होती है, तो बहुत नॉइजी भी है। और विंड पावर जो है, हर टाइम तो हवा नहीं चल रही होती ना। आपको पता है, जब आपको किसी एरिया में विंड फार्म लगाना है ना, तो वहां पे है ना, मिनिमम स्पीड क्या होनी चाहिए? 15 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा होनी चाहिए। तो हर जगह 15 किलोमीटर पर आवर से की स्पीड से नहीं चल रही होती है हवा। तो ये भी इसका लिमिटेशन है। लेकिन ये है ना, वहाँ की जो खूबसूरती है उसको डैमेज कर देता है, ये हमारे लिए लिमिटेशन की तरह काम नहीं करता। ठीक है, तो ये नॉट अ लिमिटेशन के अंदर आएगा। सीनिक ब्यूटी को अगर डैमेज कर रहा है तो ये लिमिटेशन नहीं मानेंगे हम विंड एनर्जी का। ठीक है, उसके बाद है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ OTEC? ओशियन थर्मल इलेक्ट्रिसिटी कल्टीवेशन, ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन, ओशियन टेम्परेचर इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्जन, ओशियन टेम्परेचर एनर्जी कल्टीवेशन। तो आपको पता है OTEC का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन। जो आपके ओशियंस हैं वहाँ पर जो थर्मल एनर्जी है, अगर आप उसको कन्वर्ट कर रहे हो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, तो उसको हम क्या बुलाते हैं? OTEC बुला रहे हैं। तो ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन। देखो कितने क्लोज क्लोज ऑप्शंस है, तो आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज
इनकरेक्ट, गलत बताना है आपको। देखो हमारे ना जो ज़्यादातर मार्क्स कटते हैं वो इसी बात पे कटते हैं कि हमें ना स्टेटमेंट में जल्दी में 120 मिनट में 200 क्वेश्चन करने हैं, तो ये भूल जाते हैं कि करेक्ट पूछा कि इनकरेक्ट पूछा। तो हमें घर आके लगता है हमने तो सही मार्क किया था, लेकिन क्या होता है करेक्ट एंड इनकरेक्ट देखना हम भूल जाते हैं। द ओशन एनर्जी इज प्रिफरेबल टू दैट ऑफ विंड एनर्जी। द टाइडल एनर्जी सिस्टम कैन हैव इन्वायरमेंटल इफेक्ट ऑन टाइडल बेसिन। जो आपकी टाइडल एनर्जी सिस्टम है वो आपके इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट डाल सकते हैं। द ओशन थर्मल एनर्जी को आप ज़्यादा प्रेफर करते हो एज कम्पेयर टू विंड एनर्जी। तो इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? ट्राई कीजिए आंसर करने की। तो इनमें से है ना कोई भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट नहीं है, ये दोनों करेक्ट है। हम है ना ओशन एनर्जी को ज़्यादा प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू विंड एनर्जी, क्योंकि ओशन की जो एनर्जी है वहाँ पर रोज़ वेव्स आ रही होंगी, तेज़ तेज़ वेव्स वहाँ पे रोज़ आ रही होगी, लेकिन हवा रोज़ चल रही होगी ऐसा ज़रूरी नहीं है। फिर आप है ना विंड फार्म को हर जगह नहीं लगा सकते, ठीक है, आपको स्पीड देखनी पड़ेगी। और उसके अलावा क्या होता है टाइडल एनर्जी जो होती है वो इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट करती है, बेसिन को इम्पैक्ट करती है। तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। और उन्होंने क्या पूछा था आपसे? इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछे थे, तो इनकरेक्ट कोई सा भी स्टेटमेंट है ही नहीं, तो इसलिए नाइदर वन नॉर टू। नेक्स्ट है द वायरस कॉजिंग जैपनीज इंसिफिलिटीज और ब्रेन फीवर विल एंटर आवर बॉडी थ्रू। देखो मैंने आपको है ना जैपनीज इंसिफिलिटीज के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है, तो लेकिन उन्होंने कितना सिंपल सा क्वेश्चन पूछा, मॉस्किटो बाइट, सेक्सुअल एक्ट, स्नीजिंग एंड हैंडशेक। तो आपको पता है जो हमारा जैपनीज इंसिफिलिटीज है वो में कैसे होता है, मच्छर के काटने से होता है, ठीक है। और मेरे को ये बताइएगा कि कौन से मच्छर के काटने से जैपनीज इंसिफिलिटीज फैलता है। मैंने आपको बहुत बार बताया। तो जो मॉस्किटो बाइट है उसकी वजह से हमें क्या हो जाता है, वो हमारी बॉडी में इंट्रोड्यूस कर जाता है इस वायरस को, और हमें क्या हो जाता है, ब्रेन फीवर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पैथोजन कॉजेज एक्ने। तो ये भी मैंने आपको बताया है, लेशमेनिया, स्टेप्लोकोकाई, ट्रिप्नोसोमा, एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स। तो ट्रिप्नोसोमा की वजह से आपको स्लीपिंग सिकनेस होती है, लिशमेनिया की वजह से आपको काला ज़र होता है, लेकिन जो आपका स्टेप्लोकोकाई बैक्टीरिया होता है वो क्या करता है, आपको एक्ने हो जाते हैं। आपके जो मुहासे होते हैं ना, कील मुहासे जो होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं, स्टेप्लोकोकाई बैक्टीरिया की वजह से होते हैं, ठीक है। और एस्केरिस जो होता है वो आपका हेलमिंथीज का एक टाइप है, हमारे पेट में जो कीड़े हो जाते हैं। उसके बाद है अ ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी इज हेल्प बाय इंडियाज वाटरमैन टू सेव थाउजेंड ऑफ पार्च विलेजेस एंड ट्रांसफॉर्म द लाइफ ऑफ थाउजेंड ऑफ विलेजर्स इन इंडियाज मोस्ट एरिड रीजन। तो एक इंसान है जिनको हम है ना इंडिया का वाटरमैन बुलाते हैं, क्यों? क्योंकि बहुत सारे गाँव में जब पानी की दिक्कत हो रही थी, किल्लत हो रही थी, तो उन्होंने ना बहुत सारे लोगों की है ना मदद की, वहाँ पर बहुत सारे वाटर बॉडीज को रिजिन्यूएट करने में उन्होंने हेल्प की। तो उनका नाम आपको पूछा है, मिस्टर उदयनाथ चौहान, डॉक्टर राजेंद्र सिंह, मिस्टर शिवाजी रॉत, मिस्टर विनायक गोस्वामी। तो इंडियाज वाटरमैन हम किसको कहते हैं, डॉक्टर राजेंद्र सिंह को, ठीक है। और इनको है ना स्टॉकहोम वाटर प्राइज भी मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रैब साइकिल का एक दूसरा नाम भी होता है। तो क्रैब साइकिल जो हमारी मेटाबॉलिज्म वाला टॉपिक है उससे उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, क्रैब साइकिल जो होती है उसका एक दूसरा नाम भी होता है, क्या नाम होता है वो? कार्बन साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल, अमोनिया साइकिल, या फिर नाइट्रोजन साइकिल। तो आपको पता है क्रैब साइकिल क्या होती है आपकी, इसको दूसरा नाम जो होता है वो सिट्रिक एसिड साइकिल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इवोल्यूशन चैप्टर, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन चैप्टर मैंने आपको कराया है, मैक्रो इवोल्यूशन भी मैंने आपको कराया है, ठीक है। तो इवोल्यूशन के बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। इवोल्यूशन कैन बी वर्कड आउट बाय द स्टडी ऑफ नॉट जस्ट लिविंग स्पीसीज बट ऑल्सो फॉसिल्स। यानी कि जब आप इवोल्यूशन की पढ़ाई करते हैं तो आपको सिर्फ जिंदा लोगों को नहीं देखना होता, जो डेड एंड डिकेइंग फॉसिल्स बचे हुए हैं उनको भी आपको देखना होता है, तब आप इवोल्यूशन को अच्छे से पढ़ पाते हो। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप आर ट्रेस्ड इन द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। आप इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेस पे क्लासिफाई करते हो ऑर्गेनिज्म को, उनको ट्रेस कर पाते हो। ऑर्गन्स और फीचर्स में बी अडेप्टेड टू न्यू फंक्शन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन।
आपकी बॉडी में ना एक ऑर्गन था, वो पहले है ना इस्तेमाल नहीं होता था, आजकल आप उसको इस्तेमाल करने लगे हो। तो इवोल्यूशन का कोर्स जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपके जो फीचर्स है वो अडेप्ट हो सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन रोल प्ले कर सकते हैं इवोल्यूशन के पूरे कोर्स में। क्या ये सही बात है? स्टडी ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बीइंग इंडिकेट दैट ऑल ऑफ अस बिलोंग टू अ डिफरेंट स्पीसीज दैट इवॉल्व इन अफ्रीका एंड अमेरिका एंड स्प्रेड अक्रॉस द वर्ल्ड इन स्टेजेस। तो ये बता रहे हैं कि इवोल्यूशन जो है वो ये दिखाता है कि हम सब है ना डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज से इवॉल्व हुए हैं, जो कहाँ पे रहती थी सबसे पहले अफ्रीका और अमेरिका में रहती थी, जो पूरी दुनिया में बाद में फैल गए। तो जब मैंने आपको इवोल्यूशन का चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि हम सबका जो कॉमन एंसेस्टर्स है, हम किससे इवॉल्व हुए हैं, अफ्रीका में रहते थे हमारे एंसेस्टर्स, ठीक है। और वो जब डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में जाके रहने लग गए तो हमारी जो अलग अलग, हमें किसके बेसिस पे कैटेगराइज किया गया है, कलर के ऊपर, स्किन कलर के ऊपर, रेसिस के बेसिस पे हमें डिवाइड किया गया है। तो हमारे जो डिसेंडेंट थे वो सब कहाँ रहते थे, अफ्रीका में रहते थे। और वहां से है ना जब लोग सेंट्रल अमेरिका चले गए, अमेरिका चले गए, यूरोप चले गए, तो उसके बेसिस पे हमारा इवोल्यूशन ट्रेस किया जा सकता है। तो ये वाली जो बात है कि हम डिफरेंट स्पीसीज से आए हैं, ये गलत है। हमारे जो स्पीसीज थी सेम थी और वो सबके सब कहाँ रहते थे, अफ्रीका में रहते थे। फिर अफ्रीका से लोग शिफ्ट किए हैं, तो अफ्रीका एंड अमेरिका नहीं होगा, सिर्फ अफ्रीका होगा, डिफरेंट स्पीसीज नहीं होगा, सेम स्पीसीज होगा। तो मैंने आपको हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन वन शॉर्ट लेक्चर कराया हुआ है, उसको जरूर देखिएगा अगर आप इस पॉइंट को समझ नहीं पाए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन भी हमारा इवोल्यूशन के चैप्टर से आया। डैश टेल्स अस हाउ लाइफ इवॉल्व फ्रॉम सिंपल टू मोर कॉम्प्लेक्स फॉर्म एंड डैश गिव्स अस मैकेनिज्म फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। तो इस वाली ने हमें बताया कि कैसे सिंपल टू नेक्स्ट जनरेशन में हम मूव कर गए, और किसने हमें बताया कि इनहेरिटेंस के बारे में। तो आपको बताया इनहेरिटेंस के बारे में जिसने सबसे ज्यादा काम किया था वो क्या था, मेंडल का एक्सपेरिमेंट था। तो देखो वो वाले ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए जहाँ पे डार्विन या फिर कोई और थ्योरी लिखी हुई है। तो आपका फोर्थ ऑप्शन एलिमिनेट हो गया है, आपका फर्स्ट ऑप्शन एलिमिनेट हो गया है। तो हमारा जो मेंडल थे, ग्रेगर मेंडल, जिन्हें हम फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं, उन्होंने हमें इनहेरिटेंस के बारे में बताया है, ठीक है। लॉज ऑफ इनहेरिटेंस किसने दिए हैं, ग्रेगर मेंडल ने दिए। उन्होंने किसके ऊपर वर्क किया था, उन्होंने एक पी प्लांट के ऊपर वर्क किया था। कितने कैरेक्टर्स के ऊपर वर्क किया था, 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के ऊपर वर्क किया था। तो अब हमारे पास दो ऑप्शंस बच गए हैं, एक है सेकंड और एक है थर्ड। तो देखो मेंडल एक्सपेरिमेंट तो हमें मालूम हो गया। अब ये बताओ जो लाइफ है वो सिंपल से मोर कॉम्प्लेक्स फॉर्म की तरफ इवॉल्व हुई, ये हमें किसने बताया था। तो ये बताते हैं हमें, फादर ऑफ इवोल्यूशन कौन है, हमारे चार्ल्स डार्विन है। तो डार्विन की थ्योरी ने हमें बताया। तो हमारा जो ऑप्शन 3 है वो भी एलिमिनेट हो गया। तो हमारा आंसर क्या होगा, डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन एंड मेंडल एक्सपेरिमेंट। देखो ये तरीके होते हैं किसी भी आंसर को करने के। अगर आपको ये मालूम है कि ये किसने किया था, अगर आपको ये मालूम है कि इनहेरिटेंस के लॉ है ना मेंडल ने दिए थे, तो आपके दो ऑप्शन तो डायरेक्टली एलिमिनेट हो गए। फिर आपको दो ऑप्शन के बीच में कंफ्यूजन मालूम है, वो भी आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो दो तरीके होते हैं आंसर करने के, तो करेक्ट आंसर आपको मालूम है या फिर एलिमिनेशन मेथड आप लगा सकते हो। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच, इनकरेक्टली नहीं, करेक्टली मैच। यूनिसेक्सुअल फ्लावर होता है पापाया के पास और बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है हिबिस्कस का। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर का मतलब होता है जिसके अंदर है ना या तो मेल ऑर्गन होगा या तो फीमेल ऑर्गन होगा। बाइसेक्सुअल का मतलब होता है एक ही फ्लावर के अंदर आपके मेल एंड फीमेल पार्ट दोनों देखने को मिलेंगे। तो हम सबको पता है, बचपन से पढ़ाया जाता है, जो हमारा हिबिस्कस का फ्लावर होता है तो हमारी टीचर क्या करती है, सबसे पहले गुड़हल का फूल लेके आती है हमें बाइसेक्सुअल ऑर्गन दिखाने के लिए फ्लावर के, ठीक है। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर ही होता है हमारा हिबिस्कस। और अगर आपने ये स्टोरी सुनी होगी तो आपको मालूम है जो पपाया होता है वो यूनिसेक्सुअल होता है। इसलिए अगर आप कभी एक जगह पे ना पपाया का प्लांट लगा दोगे और उसके आसपास कोई दूसरा पपाया का प्लांट नहीं होगा तो उसमें है ना फ्रूटिंग नहीं होगी, क्योंकि वो है ना या तो मेल है या तो फीमेल है, दोनों के दोनों पार्ट्स तो उसमें अवेलेबल नहीं है, या फिर दूर से कोई बर्ड आके उसके अंदर पॉलिनेशन कर दे, तो उसमें है ना फ्रूटिंग होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं अगर वहाँ पर सिर्फ एक पपाया का प्लांट है। तो पपाया जो होता है हमारा यूनिसेक्सुअल फ्लावर होता है, और जो हमारा गुड़हल होता है वो हमारा बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है, ठीक है, चाइना रोज जिसको हम बुलाते हैं। तो बोथ 1 and 2 आर करेक्टली मैच्ड, ठीक है। इन ही में
इन ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एग इज कैरिड फ्रॉम द ओवरी टू द वोम्ब थ्रू, किसके थ्रू एग जो है वो कैरी होता है ओवरी से वोम में? सर्विक्स, फेलोपियन ट्यूब, वेजाइना या फिर ब्लैडर? तो आपको पता है हमारा जो फर्टिलाइजेशन हो रहा होता है वो कहाँ पे हो रहा होता है? फेलोपियन ट्यूब के अंदर हो रहा होता है, ठीक है। और फेलोपियन ट्यूब से वो फिर कहाँ पे जाता है? हमारे वोम में जाता है, जिसको हम क्या बुलाते हैं? यूट्रस में जाके इम्प्लांट कर रहा होता है ना, ठीक है। तो हमारे ओवरी से क्या रिलीज होता है? एग रिलीज होता है। मेल की बॉडी से स्पर्म आके फेलोपियन ट्यूब में जाके उनका फर्टिलाइजेशन होगा। तो फर्टिलाइजेशन पूछा तो भी फेलोपियन ट्यूब है, और उसके अलावा एग ओवरी से वोम्ब की तरफ जाएगा, वो भी किसकी मदद से जाएगा? फेलोपियन ट्यूब की मदद से जाएगा। तो ये क्वेश्चन है ना बार बार रिपीट हुआ है, और हमारा जो रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर है वहां से ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो फेलोपियन ट्यूब के अंदर हो रहा होता है ये। अब आपसे है ना हार्मोन के चैप्टर से क्वेश्चन आया। हमारी जो ह्यूमन फिजियोलॉजी है उसमें जो हार्मोन वाला चैप्टर है वहां से क्वेश्चन आया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हार्मोन प्राइमरीली रिलीज्ड बाय द पीनियल ग्लैंड एट नाइट एंड हैज बीन एसोसिएटेड विद द कंट्रोल ऑफ स्लीप वेक साइकिल? तो इन्होंने पूछा है एक ऐसे हार्मोन का नाम पूछा है जो आपका पीनियल ग्लैंड है, ठीक है। तो पीनियल ग्लैंड कहाँ पर प्रेजेंट होता है? अगर आप अपने माथे को देखोगे ना, आपके माथे का जो सेंटर है जहाँ पर हम बिंदी लगा रहे होते हैं वहां पर क्या प्रेजेंट होता है? आपका पीनियल ग्लैंड का लोकेशन होता है। तो पीनियल ग्लैंड है ना एक हार्मोन को रिलीज करता है, उसका नाम आपसे पूछा है, जिसको हम है ना स्लीप और वेक साइकिल, यानी कि आपको अच्छी नींद आ रही है, आप उठ रहे हो, जो आपकी रिदमिक साइकिल है उठने और जागने की जो साइकिल है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल मानते हैं हम इस हार्मोन को। तो आपको इसका नाम बताना है। इंसुलिन, टेस्टोस्टेरोन, मेलाटोनिन या फिर एड्रेनल हार्मोन? तो देखो बहुत ही सिंपल है वैसे तो, लेकिन फिर भी इंसुलिन जो होता है उसको पैनक्रियाज रिलीज करती है। टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो सिर्फ मेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, और जो आपकी टेस्टिस होती है वो इसको रिलीज करती है। फीमेल में भी टेस्टोस्टेरोन का लेवल होता है लेकिन बहुत कम होता है। अगर किसी फीमेल का टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत हाई होता है तो उसकी बॉडी में है ना बहुत सारे मेल टाइप अपीयरेंसेस आ रही होती हैं, ठीक है। एड्रेनल जो होता है उसको एड्रेनल हार्मोन, एड्रेनल ग्लैंड रिलीज कर रहा होता है। तो कौन बचा? हमारा मेलेटोनिन। तो हमारा जो पीनियल ग्लैंड होता है वो मेलेटोनिन हार्मोन को रिलीज करता है, जो हमारी स्लीप से रिलेटेड होता है। अगर आपकी बॉडी में मेलेटोनिन सही से रिलीज नहीं हो रहा होता ना, तो आपकी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है। इसलिए ना आपको ऐसा बोला जाता है, जब आपको है ना रात को आपका स्क्रीन टाइम बहुत कम होना चाहिए, लेकिन आजकल ऐसा पॉसिबल नहीं होता। हम तो सारी की सारी पढ़ाई या फिर मूवी देखना सब कुछ रात में ही करते हैं, लेकिन उसकी वजह से है ना हमारा जो मेलेटोनिन हार्मोन है ना उसका प्रोडक्शन में बहुत प्रॉब्लम आती है, ठीक है। और इसलिए आजकल आप देखते हो लोगों को है ना स्लीपिंग डिसऑर्डर्स बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हम अपने मेलेटोनिन जब रिलीज होता है तो हमें सो जाना चाहिए, लेकिन हम ऐसा बिल्कुल नहीं करते हैं, हम तो और ज़्यादा जागते हैं, तो इसलिए प्रॉब्लम हो जाती है। तो हमारा जो पीनियल ग्लैंड होता है वो मेलेटोनिन हार्मोन को रिलीज करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है हार्मोन वाला चैप्टर, ठीक है। जैसे हमारी इम्यूनिटी वाली यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, इम्यूनोलॉजी कंप्लीट हो जाएगी, तो हम फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री वाली यूनिट करेंगे, उसके अंदर हम हार्मोन्स को पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, ये भी हमारा हार्मोन से क्वेश्चन आया है। डैश रिलीजेस ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर विच स्टिमुलेट द पिट्यूटरी ग्लैंड टू रिलीज द ग्रोथ हार्मोन? तो आपको पता है जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है, जिसे हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, वो ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है, लेकिन वो किसी के कहने पर, किसी के ऑर्डर पर ऐसा करता है। कोई एक ऐसा फैक्टर रिलीज होता है जिसके बाद है ना पिट्यूटरी ग्लैंड को ये सिग्नल आता है कि मुझे है ना ग्रोथ हार्मोन रिलीज कर देना चाहिए। तो वो कौन सा ग्लैंड है? हाइपोथैलेमस, पैनक्रियाज, ओवरीज और एड्रिनल ग्लैंड? तो आपको याद रखना है पिट्यूटरी ग्लैंड हमारा मास्टर ग्लैंड कहलाता है, लेकिन हमारे ब्रेन में जो एक और ग्लैंड प्रेजेंट है जिसको हम हाइपोथैलेमस बोलते हैं। तो हाइपोथैलेमस क्या करता है? वो एक सिग्नल रिलीज करता है जो पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाता है, और पिट्यूटरी ग्लैंड उस सिग्नल को मिलने के बाद क्या करता है? ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करना शुरू कर देता है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि पिट्यूटरी ग्लैंड भले ही मास्टर ग्लैंड कहलाता है, लेकिन वो ग्रोथ हार्मोन किसके सिग्नल पे प्रोड्यूस करता है? हाइपोथैलेमस। तो हमारे ब्रेन में है ना 3 ग्लैंड है, एक है हाइपोथैलेमस, एक है पिट्यूटरी और एक है पीनियल ग्लैंड, ठीक है। आपको ना लोकेशंस याद कराने के लिए मैं ऐसा बोल रही हूँ, ठीक है। आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सा ग्लैंड कहाँ पर प्रेजेंट है। कभी आपसे लोकेशन पूछी जाती है, फिर वो कौन सा हार्मोन रिलीज करता है और उसका फंक्शन क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब टूवर्ड्स ओव्यूल इज एन एग्जाम्पल ऑफ, आपका जो पोलन ट्यूब है ओव्यूल्स की तरफ ग्रो करने लग जाता है, ये किसका एग्जाम्पल है? जियोट्रोपिज्म दिखा रहा है, हाइड्रोट्रोपिज्म दिखा रहा है, कीमोट्रोपिज्म दिखा रहा है या फिर एरोट्रोपिज्म दिखा रहा है? तो आपको पता है अगर हमारी है ना ग्रेविटी की तरफ किसी की मूवमेंट है तो उसको हम जियोट्रोपिज्म बोलते हैं, अगर कोई पानी की तरफ मूवमेंट कर रहा है उसको हम हाइड्रोट्रोपिज्म बोलते हैं, कोई हवा की तरफ अगर मूव कर रहा है उसको हम एरोट्रोपिज्म बोलते हैं, और कोई केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं उसकी तरफ अगर मूवमेंट हो रही है, उसकी तरफ अगर ग्रोथ हो रही है किसी चीज की तो उसको हम कीमोट्रोपिज्म बोलते हैं। तो जो हमारे पोलन ट्यूब्स होती है वो है ना कीमोट्रोपिज्म का एग्जाम्पल है, ठीक है। वहाँ पे ना ऐसे कुछ केमिकल्स रिलीज हो रहे होते हैं जिसकी वजह से पोलन ट्यूब जो है वो ग्रो करने लग जाती है ओव्यूल्स की तरफ, और इसको हम किसका एग्जाम्पल मानते हैं? कीमोट्रोपिज्म का एग्जाम्पल मानते हैं। अच्छा, आपको मुझे बताना है सनफ्लावर क्या करता है? जैसे ही वो सूरज को देखता है, जिस तरफ सूरज जा रहा होता है उस तरफ उसका फ्लावर भी मूव कर रहा होता है, तो इस मूवमेंट को हम क्या बुलाते हैं? इसका ना मेरे को कमेंट्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ बाइलेटरल सिमेट्री एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक बॉडी? तो आपका जो डाइवर्सिटी वाला चैप्टर है वहां से क्वेश्चन आया है, आपसे पूछा है कि ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसको जब आप कट करोगे तो वो दो आइडेंटिकल पार्ट्स में आपको मिल जाएगा, बाइलेटरल, ठीक है। यानी कि अगर आपने कट किया तो लेफ्ट पोर्शन राइट पोर्शन से मैच करेगा और उसकी जो बॉडी है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होगी। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या होता है? 3 लेयर आपको देखने को मिलेगी, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, ठीक है। तो किसके अंदर देखने को मिलेगी? सिलिंट्रेट के अंदर, प्लेटेहेल्मिन्थीज के अंदर, पॉरीफेरा के अंदर या फिर जिम्नोस्पर्म के अंदर, ठीक है। तो इनमें से जो आपका प्लेटेहेल्मिन्थीज होता है उसके अंदर आपको बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलेगी और ट्रिप्लोब्लास्टिक बॉडी देखने को मिलेगी। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब होता है तीनों लेयर्स जिसके अंदर प्रेजेंट होती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। और अगर आप प्लेटेहेल्मिन्थीज को कट करोगे ना तो उसका राइट हाफ लेफ्ट हाफ से मैच करता है, तो इसको हम बोलते हैं बाइलेटरल सिमेट्री, ठीक है। कहाँ से आया है ये क्वेश्चन? डाइवर्सिटी वाले चैप्टर से आया है, ठीक है। आपका जो डाइवर्सिटी वाला चैप्टर है उससे एक टॉपिक पूछा गया है। आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि कौन से टॉपिक से पूछा जा रहा है, तो फिर आप उस चैप्टर को उस अकॉर्डिंग रीड कर पाओगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ साइक्लोस्टॉर्म्स? तो इनमें से कौन सा किसका एग्जाम्पल है? साइक्लोस्टॉर्म का एग्जाम्पल है पेट्रोमाइजोन, ऑक्टोपस, सी स्टार एंड सी अर्चिन। ये भी हमारा कहाँ से पूछा हुआ क्वेश्चन है? डाइवर्सिटी टॉपिक से पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो हमारे जो पेट्रोमाइजोन होते हैं वो किसका एग्जाम्पल होता है? साइक्लोस्टॉर्म्स का एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है। साइक्लोस्टॉर्म क्लास के अंदर आती है हमारी पेट्रोमाइजोन, ठीक है। ऑक्टोपस, सी स्टार और सी अर्चिन किस फैमिली से बिलोंग करते हैं? मेरे को ये बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मसल टिश्यू? नॉट मसल टिश्यू का एग्जाम्पल नहीं है। एरुलियर टिश्यू, स्ट्रेटेड टिश्यू, अनस्ट्रेटेड टिश्यू और कार्डियक। आपके जो एरुलियर टिश्यू होते हैं वो मसल टिश्यू का एग्जाम्पल नहीं है। मसल टिश्यू में कौन कौन आते हैं? हमारे स्ट्रेटेड टिश्यू आते हैं, अनस्ट्रेटेड टिश्यू आते हैं और कार्डियक टिश्यू आते हैं। आपका कार्डियक टिश्यू कहाँ पर प्रेजेंट होता है ये बताइएगा मेरे को। मोस्ट ऑफ द टाइम कहाँ पर प्रेजेंट होता है? स्पॉन्जिला इज अ एग्जाम्पल ऑफ पॉरीफेरा, निडेरिया, सिलेंट्रेटा, एनलिड। यानी कि अगर आपको स्पॉन्जिला दिया गया है तो वो किस फैमिली से बिलोंग कर रहा है? पॉरीफेरा से, निडेरिया से, सिलेंट्रेटा से या फिर एनलिड से? तो आपको पता है स्पॉन्जिला जिसका एग्जाम्पल होता है पॉरीफेरा का, ठीक है। स्पॉन्जेस हमारे जितने भी होते हैं, बाथ स्पॉन्जेस, यू स्पॉन्जिया, ये सब किसके फैमिली से बिलोंग करते हैं? पॉरीफेरा फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन ग्लैंड्स विच सिक्रेट इंटेस्टाइनल जूस एंड द एंजाइम्स प्रेजेंट इट एंड फाइनली कन्वर्ट द प्रोटीन्स टू। तो आपकी बॉडी में, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में जो ऐसे ग्लैंड्स है जो बहुत सारे इंटेस्टाइनल जूस को सिक्रीट कर रहे हैं, तो आपके प्रोटीन्स को फाइनली जब आपका प्रोटीन एकदम डाइजेस्ट होने वाला है तो वो किस में कन्वर्ट होता है? फैटी एसिड में, ग्लिसरॉल में, ग्लूकोज में, अमाइनो एसिड्स में। तो आपको पता है जो हमारे प्रोटीन्स है उनको हम कब मानते हैं कि उनका कंप्लीट डाइजेशन हो गया? जब वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? अमाइनो एसिड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो अगर आपके प्रोटीन अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो गए इसका मतलब है उनका जो डाइजेशन है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। प्रोटीन का डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश ब्रेक्स डाउन स्टार्च विच इज अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टू गिव सिंपल शुगर? सलाइवरी अमाइलेज, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, पेपेन।
तो कौन है जो हमारे स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है सिंपल शुगर्स में कन्वर्ट कर देता है? तो आपको पता है जो हमारा सलाइवरी अमाइलेज होता है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है? हमारे सलाइवा में प्रेजेंट होता है। इसका पीएच जो होता है वो 6.8 होता है और हमारा जो कार्बोहाइड्रेट है, कॉम्प्लेक्स शुगर है, उसका 30% डाइजेशन, हमारे जो कार्बोहाइड्रेट है उस स्टार्च है उसका 30%। तो आपका जो सलाइवरी अमाइलेज होता है वो स्टार्च को है ना सिंपल शुगर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है। मिक्सचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एनेस्थीसिया इन सर्जिकल ऑपरेशन? तो आपको पता है जब आपकी कभी कोई सर्जरी हो रही होती है तो डॉक्टर्स बोलते हैं कि आपको बेहोश किया जाएगा, आपको एनेस्थीसिया दिया जाएगा, ठीक है? तो एनेस्थीसिया में हम किस चीज़ का मिक्सचर इस्तेमाल करते हैं? ऑक्सीजन एंड नाइट्रस ऑक्साइड का, ऑक्सीजन एंड वाटर का, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन का। तो जो हमारा एनेस्थीसिया होता है उसके अंदर प्रेजेंट होता है ऑक्सीजन एंड नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है? तो आपका जब भी कोई बड़ा ऑपरेशन हो रहा होता है, मेजर ऑपरेशन हो रहा होता है, डॉक्टर चाहते हैं आप फील ना करें कोई भी पेन, तो क्या करते हैं आपके उस ऑर्गन को सुन कर देते हैं एनेस्थीसिया की मदद से, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर फ्रॉम 10 किलोमीटर अबव द सरफेस अप टू 50 किलोमीटर, ठीक है? तो 10 से लेके 50 किलोमीटर तक आपकी जो लेयर होती है एटमॉस्फेयर की उसको आप क्या बुलाते हैं? ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर या फिर थर्मोस्फेयर? तो हमारी जो सबसे नीचे वाली लेयर होती है उसको आप ट्रोपोस्फेयर बुलाते हो और उसके ऊपर की जो लेयर होती है उसको आप स्ट्रेटोस्फेयर बुलाते हैं। तो जो 10 किलोमीटर 13 किलोमीटर तक होती है वो ट्रोपोस्फेयर होती है और 10 टू 50 किलोमीटर तक जो होती है उसको हम बुलाते हैं स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है? तो 10 किलोमीटर तक है तो वो ट्रोपोस्फेयर है, उसके ऊपर है तो उसे स्ट्रेटोस्फेयर बुलाते हैं। फिर हमारी मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, आपके एटमॉस्फेयर की जो डिफरेंट लेयर्स है वो आपको मालूम होनी चाहिए। उसके बाद आता है ओजोन लेयर जो है वो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो आ रही है, सूरज की जो हार्मफुल रेडिएशन हम तक आ रही है जिनकी वजह से हमें बहुत सारी बीमारियां हो सकती है, ठीक है? ओजोन हमें उससे प्रोटेक्ट करती है। तो कौन सी बीमारी हमें हो जाएगी अगर वो डायरेक्टली हम तक पहुंच जाए? स्किन कैंसर, ल्यूकेमिया, स्क्रिजोफीनिया एंड लिम्फोमा। तो आपको पता है मोस्ट ऑफ द टाइम जो सन की हार्मफुल रेज है उनको हमारी ओजोन लेयर एब्जॉर्ब कर लेती है, लेकिन अगर ओजोन लेयर में जो हमारा होल हो रखा है उसके बाद भी अगर कुछ लेयर्स पहुंच जाती है तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमें कौन सा कैंसर हो जाता है? स्किन कैंसर हो जाता है, ठीक है? तो स्किन कैंसर होता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की वजह से जो सूरज से आ रही होती है, सूरज की किरणों की वजह से आपको कौन सा कैंसर हो जाता है? स्किन कैंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स रिटर्न नाइट्रोजन टू द सॉइल एज विच ऑफ द फॉलोइंग? ठीक है? तो जब है ना पौधे मर जाते हैं, एनिमल्स मर जाते हैं तो वो सॉइल को है ना नाइट्रोजन वापस कर देते हैं। किस फॉर्म में? नाइट्रस ऑक्साइड की फॉर्म में, अमोनियम कंपाउंड्स की फॉर्म में, सोडियम नाइट्रेट की फॉर्म में या फिर नाइट्रिक एसिड की फॉर्म में? तो आपको पता है अमोनिया की फॉर्म में वो वापस कर देते हैं। तो अमोनियम कंपाउंड्स बना के हमें क्या मिलता है? सॉइल में दोबारा से नाइट्रोजन पहुंच जाता है डेड एंड डिकेइंग मटेरियल के थ्रू, ठीक है? तो डेड एंड डिकेइंग मटेरियल से किस फॉर्म में नाइट्रोजन मिलता है? अमोनियम कंपाउंड्स की फॉर्म में। नेक्स्ट है इन वाटर साइकिल द मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू द सॉइल इज नोन एज परकोलेशन, ट्रांसपिरेशन, प्रेसिपिटेशन, एवोपरेशन। सबसे सिंपल क्वेश्चन है। ट्रांसपिरेशन होता है जब आपके वाटर जो आपकी लीव्स है वहां से अगर वाटर लॉस हो रहा है तो उसको हम क्या बुलाते हैं? ट्रांसपिरेशन बुलाते हैं, ठीक है? अगर बारिश गिर रही है, बर्फ गिर रही है, उसको हम क्या बुलाते हैं? प्रेसिपिटेशन बुलाते हैं। और अगर सरफेस पे किसी सरफेस पे पानी गिरा हुआ है थोड़ी देर के बाद है ना वो गायब हो गया, उसको हम एवोपरेशन बुलाते हैं। लेकिन अगर आपका पानी, बारिश का पानी सॉइल में परकुलेट होकर नीचे जा रहा होता है तो इस प्रोसेस को हम क्या बुलाते हैं? परकोलेशन बुलाते हैं। सीप डाउन होता है जब आपका बारिश का पानी सरफेस पे जमा हुआ है, धीरे धीरे अगर वो नीचे ग्राउंड लेवल को रिचार्ज करने लग जाता है तो उसको हम क्या बुलाते हैं? परकोलेशन बुलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज? नॉट नॉइज पोल्यूशन का कारण कौन नहीं है? लाउड स्पीकर्स, नॉइजी फायरवर्क्स, थंडर या फिर इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज? तो आपके जो लाउड स्पीकर है उनकी वजह से तो बहुत सारा नॉइज पोल्यूशन होता है, आपके जो फायरवर्क्स है, आपके जो पटाखे हैं उनकी वजह से भी होता है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज की वजह से भी होता है। लेकिन जो आपका थंडर है एक तो वो कभी कभी आ रहा होता है, ठीक है? और वो इतना ज्यादा आवाज नहीं करता है कि आपका नॉइज पोल्यूशन के अंदर वो काउंट हो जाए, ठीक है? और आपकी इंडस्ट्रीज में से बहुत सारी मशीनों की चलने की आवाज आ रही होती है तो वो नॉइज पोल्यूशन को कंट्रीब्यूट करता है।
द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर साइंस विच इज कंसर्न विद क्रॉप प्रोडक्शन एंड द मैनेजमेंट ऑफ फार्म इज कॉल्ड एग्रोलॉजी, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, एग्रोनोमी एंड एग्रो स्टडीज। तो आपको पता है हमारी जो साइंस है जिसमें ना हमें क्रॉप प्रोडक्शन और उसका मैनेजमेंट सिखाया जाता है उसको हम बोलते हैं एग्रोनोमी। ठीक है। पंपकिन, वाटरमेलन, रेड मेलन, गॉर्ड, कुकुम्बर, ग्रीन चिलीज, टोमेटो, सनफ्लावर, ये किस टाइप की क्रॉप का एग्जाम्पल है? खरीफ क्रॉप का एग्जाम्पल है, रबी क्रॉप का एग्जाम्पल है, जैद क्रॉप का एग्जाम्पल है, या फिर इंटरमीडिएट क्रॉप्स है? तो आपको पता है हमारे जितने भी सब्जी और फल होते हैं ये बहुत ही कम टाइम में ग्रो करने वाली सब्जियों के नाम उन्होंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो ये हमारे ना जैद क्रॉप होते हैं। हमारी खरीफ और रबी के बीच में जो एक छोटा सा पीरियड आता है 3 महीने का, उसके अंदर जो हमारी सारी की सारी सब्जियां ग्रो कर रही होती है इसको हम क्या बुलाते हैं? जैद क्रॉप बुलाते हैं। ठीक है। तो हमारे जो खीरे, हमारे जो कद्दू, ये सब कुछ है, ये सब कुछ जैद क्रॉप के एग्जाम्पल है। मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी जो वेजिटेबल्स है बहुत ही शॉर्ट पीरियड में मिल जाती हैं, 3-4 महीने का ही पीरियड होता है, 3 महीने का ही मानिए बल्कि। विच ऑफ दी फॉलोइंग इज सोन बाय ट्रांसप्लांटेशन मेथड? तो इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स से आ रहे हैं सारे के सारे क्वेश्चन। जो 3-4 क्वेश्चन अभी मैंने आपको कराए हैं कहाँ से आए हैं? इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स। तो ट्रांसप्लांटेशन मेथड से आप कौन सी फसल उगाते हैं? वीट, कुकुम्बर, ऑरेंज, राइस। तो आपको पता है पहले हम है ना चावल को एक जगह उगाते हैं फिर उसको उखाड़ के दूसरी जगह पानी में लगा रहे होते हैं। तो इस मेथड को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसप्लांटेशन मेथड बोलते हैं। तो जो हमारा राइस होता है वो ट्रांसप्लांटेशन मेथड के थ्रू हम लगा रहे होते हैं। खरीफ सीजन लास्ट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइम पीरियड? तो खरीफ सीजन आपका कब शुरू होता है कब खत्म होता है? नवंबर टू अप्रैल, जून टू अक्टूबर, फरवरी टू मई, अगस्त टू दिसंबर। तो आपको पता है जब बारिश वाला मौसम आता है ना तब हमारा खरीफ सीजन शुरू हो रहा होता है। तो जून टू अक्टूबर का जो पीरियड होता है वो कब का होता है? हमारा खरीफ सीजन का होता है। फिर हमारा आ जाता है रबी सीजन। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हेल्प इन वीड कंट्रोल इन क्रॉप प्रोडक्शन? तो ये क्वेश्चन भी हमारा इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स से पूछा है। तो क्रॉप प्रोडक्शन जब आप कर रहे हैं तो आप है ना जो अनवांटेड प्लांट्स ग्रो करते हैं उनको हम वीड बुलाते हैं। तो वीड के कंट्रोल में इनमें से कौन सा तरीका हेल्प नहीं करेगा? वीड हमें कंट्रोल करना है लेकिन उसमें ये मेथड हेल्प नहीं करेगा। इंटरक्रॉपिंग, क्रॉप रोटेशन, ट्रांसप्लांटेशन, मैकेनिकल रिमूव्स ऑफ वीड। तो आपने उखाड़ उखाड़ के फेंक दिया ये तो सबसे बेस्ट हो गया तो ये तो करेगा। इंटरक्रॉपिंग भी आपकी हेल्प करता है, क्रॉप रोटेशन भी आपकी हेल्प करता है, लेकिन जो ट्रांसप्लांटेशन मेथड है वो आपकी इसमें कोई हेल्प नहीं करता, वीड कंट्रोल में हेल्प नहीं करता वो हमारी। ठीक है। थैंक यू। आई होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ये थे हमारे 32 क्वेश्चंस जो हमारे पूछे गए थे। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।